नरेंद्र मोदी जी एक ऐसा शख्स जिसकी आज दुनिया का अहल है, देश में ही नहीं पूरे विश्व में जिसने अपनी थाक जमा रखी है, जिससे बड़ी से बड़ी कंट्री, डेवलप से डेवलप कंट्री के नेता उनको उनकी ही भाषा में नमस्ते करते हैं और उनके लिए सलामी ठोकते हैं। तो ये है एक ऐसी पर्सनालिटी जो असंतुलन में भी संतुलन स्थापित करती है, जो पराजय में भी अपनी जय स्थापित कर देती है। इनकी हर प्लानिंग सक्सेस हुई है और इन्होंने अपनी प्लानिंग से, अपनी डिसीजन मेकिंग क्षमता से अपनी थाक जमाई है। जो ये ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिनका सोशल मीडिया पर इतना ज़बरदस्त इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं। जन्म इनका वडनगर गुजरात में हुआ था। माता हीराबेन बाई मोदी थी। पिता जो थे दामोदर दास मूलचंद मोदी जी थे। 6 भाई बहन थे ये, जिसमें तीसरे नंबर के नरेंद्र मोदी जी थे। इन्होंने अपने गुरु स्वामी विवेकानंद जी को माना है। उन्हीं से, उनकी बुक से प्रेरित होकर इनके कुछ सिद्धांत रहे हैं। इतिहास पढ़ने का इन्हें बहुत शौक था और जिनकी एक टीचर थे हिंदी साहित्य के, उन्होंने उनसे प्रेरणा लेकर या उन्होंने आरएसएस में ज्वाइन होने के लिए इनको प्रेरित किया। वहाँ थे लक्ष्मण राव, जिनको वकील साहब भी कहते हैं। उन्होंने वहाँ पे संबोधन दिया और उनके संबोधन से इतने प्रभावित हुए, उनके शब्दों से इतने प्रभावित हुए कि उनकी छवि को चाहते थे कि इनकी जो गुण है वो मेरे अंदर आए। तो उनकी संबोधन से ये बहुत प्रभावित हुए। उनके अंदर देशभक्ति, जुनून बढ़ा, उसमें वृद्धि हुई। फिर हो गया उससे 1965 में भारत पाक युद्ध, जिसमें भारत की हार हो गई थी। उससे मोदी को बहुत सेना में जाने के एक जुनून पैदा हो गया मोदी जी में। फिर इसमें क्योंकि इतने इनके पास पैसे थे नहीं कि ये आर्मी स्कूल में ज्वाइन हो सकें। 1 लाख फीस थी, वहाँ नहीं दे पाए, तो फाइनेंशियल रूप से नहीं दे पाए, इसलिए इन्होंने एनसीसी ज्वाइन करने की ठानी। लेकिन एनसीसी में भी इनका इतना नहीं था जितना चाहिए था। लेकिन इनके कमिटमेंट को देखकर वहाँ इनके फिजिकल टेस्ट कराए गए और इनको हर टेस्ट में खरे उतरे, तो इनको फिर वहाँ पे एनसीसी ज्वाइन करने दिया इनकी कमिटमेंट को देखकर। एनसीसी में ज्वाइन करने के बाद इनकी लगा देश के प्रति जुनून और बढ़ गया। इनकी इच्छा पूरी हुई कि हाँ, देश के लिए कुछ कर गुजरने की इनमें जो जुनून था वो और बढ़ा। 17 साल की एज में इनकी शादी हो गई और इनकी पत्नी का नाम था यशोदाबेन। 1967 में इन्होंने घर छोड़ दिया, क्योंकि इनको पता था कि घर गृहस्थी में रहकर मैं कुछ अलग नहीं कर सकता जो मैं करना चाहता हूँ। तो इसलिए इन्होंने घर छोड़ दिया 1967 में और वहाँ छोड़कर अपना नाम एक गुप्त रूप से रख दिया अनिकेत। अनिकेत का मतलब होता है जिसका कोई घर नहीं होता। फिर 1969 में 2 साल की यात्रा पर निकल गए और इन्होंने नॉर्थ ईस्ट से लेकर नॉर्थ में जाके और फिर गुजरात में ये पहुँचे। तो नॉर्थ ईस्ट से होकर पहले नॉर्थ ईस्ट की यात्रा करी, फिर नॉर्दर्न में गए, फिर इन्होंने गुजरात पहुँचे ये यात्रा करते हुए। वहाँ पे फिर वकील साहब इनको ये इस दौरान आरएसएस जाते रहते थे। अहमदाबाद पहुँचे गुजरात में। तो अहमदाबाद पे इनके मामा जी की कैंटीन पे इन्होंने कुछ दिन काम किया और बीच बीच में ही आरएसएस भी जाते रहते थे। वहाँ इनको वकील साहब मिले जो लक्ष्मण राव थे, जिनसे ये पहले प्रभावित थे। वहाँ पर इनके व्यक्तित्व को देखकर उन्होंने आरएसएस में इनकी प्रॉपर एंट्री, एक एक्टिवली एंट्री करवा दी। फिर ये गुजरात के कार्यों में अलग अलग क्षेत्र में जाकर कार्य करने लगे। गुजरात में गुजरात की कंडीशन को देखने लगे, क्योंकि हेड ऑफिस आरएसएस के अलग अलग थे। तो वहाँ पर जाकर इन्होंने गुजरात को एक स्थानीय स्तर पर देखा कि क्या समस्या है। फिर 1975 में इमरजेंसी लग गई देश में इंदिरा गांधी के शासनकाल में। तब आरएसएस को बैन कर दिया था कांग्रेस ने। तो तब इन्होंने जो कांग्रेस को आरएसएस को बैन के प्रति विरोध करने का जो वो था, जिम्मेदारी थी, वो नरेंद्र मोदी पर ही दी गई थी। नरेंद्र मोदी ने उस जिम्मेदारी को बहुत बखूबी निभाया और उसमें बहुत अच्छे से निखर के आए और इनके व्यक्तित्व प्रभाव और बढ़ा। फिर आरएसएस में भी के प्रभाव में भी वृद्धि हुई इनकी वजह से, इसलिए ना रीजनल ऑर्गेनाइज़र बना दिया गया, जिससे ये मैनेजमेंट अच्छा कर लेते थे, ये पता चल गया था। तो इन्हें रीजनल ऑर्गेनाइज़र बना दिया गया। 1985 में आरएसएस ने इनको बीजेपी को सौंप दिया कि ये एक अच्छे नेता हो सकते हैं, इनको लीजिए। तो फिर 1987 में बीजेपी में ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी के रूप में इन्होंने काम किया। अटल जी, तब उस दौरान जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो अटल जी थे। अटल जी से ये बहुत प्रभावित थे और अटल जी भी इनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थे। अटल जी से कभी कभी आप इनके वक्तव्य में देखो तो अटल जी की छवि मिलती है।
फिर इन्होंने नेशनल इलेक्शन कमेटी में, क्योंकि अभी चुनाव होने वाले थे बीजेपी के, तो नेशनल इलेक्शन कमेटी में ये इलेक्ट हो गए। ठीक है, बीजेपी के चुनाव होने वाले थे गुजरात में सीएम के लिए, तब इन्हें नेशनल इलेक्शन कमेटी में इलेक्ट किया गया। और फिर इनकी स्ट्रैटेजी के लिए, इलेक्शन के लिए स्ट्रैटेजी के लिए इन्हें ही नियुक्त किया गया। जनरल सेक्रेटरी भी रहे ये वहाँ के। लेकिन क्या हुआ, एक जो हमारे गुजरात के केशुभाई पटेल थे जो 2001 में बने थे, उनको कुछ बीमार हो गए थे या कुछ हो गया था, उनको रिप्लेस किया गया था फिर नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि उनको रिप्लेस करने का, उनकी जगह लेने में कोई और नेता वो तब दौरान नहीं था सिवाय नरेंद्र मोदी के। तो फिर नरेंद्र मोदी जी को ये अवसर दिया गया केशुभाई पटेल को रिप्लेस करके। देन ये फिर 2001 से लेकर 2010 तक गुजरात के लगातार सीएम रहे। तो इसलिए, और फिर उस दौरान गुजरात की जो इकोनॉमी है बहुत ही अच्छे से डेवलप हुई। हालांकि गुजरात पहले से ही डेवलप रहा है, ऐतिहासिक रूप से भी डेवलप रहा है, लेकिन इनके नेतृत्व में जो डेवलपमेंट गुजरात ने दिखाया वो कभी नहीं दिखाया। इकोनॉमिकली बहुत अच्छी हो गई, इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा, ग्रोथ रेट 10.9 हो गई 1 से 2010 के बीच में। तो ऐसे इनका बहुत ही इसी व्यक्तित्व से प्रभावित होकर, ऐसी काम से प्रभावित होकर इनको पीएम के लिए चुना गया, क्योंकि इन्होंने 2014 के इलेक्शन में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी अपने स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए। उनको बाकायदा मतलब उनको एक अच्छे से ऑर्गेनाइज करके और अपने वक्तव्य से लोगों को बहुत प्रभावित किया था। तो इस तरह फिर 2014 में लोकसभा में भी ये जीत के आए। तो इनके व्यक्तित्व ही इन्हें पीएम चाय बेचने वाले से लेकर पीएम के पद तक लेके आया है। ये उनकी खुद की मेहनत है, खुद के दम पर वो पीएम बने हैं, किसी की दी हुई वो नहीं है, वो कहते हैं सौगात नहीं है, उन्होंने खुद कमाई है ये इज्जत। और उनकी इज्जत कमाने का रीज़न कहा है, कैसे इनकी पर्सनालिटी प्रभावित करती है, क्योंकि ये स्मार्ट डिसीजन मेकर हैं, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन को इतना संघर्ष में जिया है। मतलब ऐसा नहीं कि इनका जीवन संघर्ष में रहा हो, इन्होंने खुद अपने जीवन को संघर्ष बनाया है कि मैं संघर्ष में जीऊँ, जिससे और मजबूत हूँ, मजबूत पर्सनालिटी। तो संघर्ष हमेशा इंसान को मजबूत बनाती है, कमज़ोर नहीं करती। जब पैदल बहुत दूर तक पैदल चलना, बहुत दिन तक भूखे रहना, कुछ ज़्यादा ऐसा शौक़ नहीं, सिर्फ एक झूला टांग के चल देते थे। घर से इतना मोह नहीं था, देशभक्ति बहुत थी, दुनिया मतलब देश के लिए कुछ कर गुजरने की क्षमता थी, लोगों से बहुत लगाव था, दुनिया के लोगों से। घर से लगाव नहीं था, लेकिन देश के लोगों से बहुत लगाव था। सैनिकों की बहुत इज्जत करते थे। तो ये सब चीज़ें जो थी ना बहुत अच्छी थी। मतलब रिस्क टेकर थे, रिस्क लेने में ये हिचकिचाते नहीं थे, रिस्क लेने के लिए तैयार रह जाते थे, और इनके रिस्क लेकर जो स्ट्रैटेजी बनाते वो सफल भी होती थी। तो इनको एक स्मार्ट डिसीजन मेकर, स्ट्रैटेजी मेकर और रिस्क टेकर लीडर बोलते हैं। डिसिप्लिन इनमें ज़बरदस्त है, ये कोई काम ठान लें, और इनका रूटीन बहुत अच्छा है। 3 से 4 घंटे सोते हैं बस, ये मुश्किल से 3 या 3.5 घंटे, उसमें इनकी नींद पूरी आती है। कहते हैं मुझे जरूरत नहीं होती फिर उसके बाद लेने की, ऐसा नहीं है मेरी नींद पूरी नहीं होती, मैं पूरी नींद ले लेता हूँ 3.5 घंटे में, और ये मेरा पिछला जो जीवन है उसने मुझे ऐसा बना दिया है। तो संघर्ष पर जीवन कुछ अपनी पर्सनैलिटी को निखारता है। टीम वर्क करने में, जैसे सबका साथ सबका विकास, ऐसे स्लोगन जो देते हैं ना, ये भी उनके व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। जो अपने वक्तव्य में स्लोगन यूज़ करते हैं, ये भी इनकी पर्सनालिटी को निखर के आते हैं और सॉलिड बनाते हैं। ठीक है, दोस्ताना व्यवहार रखते हैं ये, दोस्तों से ले लो, या अपने देश की जो टीम है बीजेपी की उनके साथ ले लो, या किसी विदेशी लीडर्स के साथ ले लो, ये बहुत दोस्ताना व्यवहार रख लेते हैं, बहुत ही फ्रेंडली एनवायरनमेंट करते थे। जहाँ ये बैठते हैं बहुत ही फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाते हैं। ये वो बताते हैं कि मैं जहाँ अपने टीम के साथ जब काम करता हूँ तो मैं किसी को ऑर्डर नहीं देता, या मैं किसी की स्ट्रिक्टनेस नहीं करता कि आपको इतने बजे आना है, इतने बजे। मैं खुद पहले मेहनत करता हूँ, मैं खुद रात के 10 बजे तक रुकता हूँ ऑफिस में, तभी वो लीडर काम करते हैं मुझे देखकर। तो ये था इनका व्यक्तित्व। दो 2014 में जैसे आई, तो 2013 से 2014 तक इन्होंने क्या क्या वर्क किए जिससे इनकी पर्सनालिटी अभी तक निखल के आई। जैसे कि इन्होंने सबसे पहले डिमोनेटाइजेशन कर दिया, बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसीजन था, सभी लोगों ने इनको क्रिटिसाइज किया था, लेकिन आज डिजिटल पेमेंट करने में भारत 40% की हिस्सेदारी रखता है, अकेला भारत पूरे विश्व में। बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है, और ये अच्छा भी है, इससे भ्रष्टाचार भी कम हुआ है। जीएसटी को लेकर आए थे, जिससे टैक्स कलेक्शन में अपार वृद्धि हुई है, जो सोची भी नहीं जा सकती थी, इतना टैक्स कलेक्शन अभी इंक्रीज़ हुआ है।
हाईवे, ब्रिज, फ्लाईओवर जो रोड के थे, रोड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी डेवलप हुआ है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य जो है बड़ा है और अच्छा है, और ये अचीव भी कर लेंगे जहाँ जैसे इनकी स्ट्रेटजी है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन चुका है अभी तक, और इनकी ग्रोथ रेट बढ़ी है। ग्लोबल सबसे मेन बात, मोदी जी के नेतृत्व में ग्लोबल इमेज बहुत अच्छे से बढ़ गई है। ग्लोबल इमेज हमारे भारत की, आज भारत को एक सम्मान की तरह नहीं, एक गुरु की तरह देखा जाता है। पहले हमें एक नीचे स्तर की तरह देखा जाता है कि हाँ ठीक है, भारत है, थोड़ा पीछे करो, लिमिटेड वैल्यू के रूप में देखा जाता है। लेकिन अभी भारत को बराबर के नहीं, गुरु के रूप में देखा जाता है। मोदी जी का सभी लीडर्स जो होते हैं, विदेशी लीडर्स जो होते हैं, सभी देशों के जो डेवलप्ड कंट्री के लीडर हैं, वो बहुत सम्मान करते हैं। मोदी जी से फ्रेंड बनने के लिए, मोदी जी का फ्रेंड बनने के लिए बहुत ही उत्साहित होते हैं, प्राउड फील करते हैं कि हम मोदी जी के फ्रेंड हैं। बराक ओबामा से लेकर बाइडन तक मोदी जी के फ्रेंड रहे हैं। अब G20 में देख लीजिए, G20 में जिस तरह से मोदी जी ने G20 को रिप्रेजेंट किया, भारत को रिप्रेजेंट किया विदेशी लोगों के सामने, विदेशी लीडर्स के सामने, विदेशी देशों के सामने, तो वो एक काबिल तारीफ़ था, जिसमें भारत की ऐतिहासिक संस्कृति को इन्होंने दिखाया, बहुत ही अच्छी तरह से रिप्रेजेंट किया। जिस जो खुद भारतीय बोल चुके हैं इस संस्कृति को, उन्होंने विदेशों को रिप्रेजेंट किया उस चीज़ को। नालंदा विश्वविद्यालय हो गया, कोणार्क चक्र हो गया, नटराज मूर्ति हो गई, भारतीय व्यंजन को परोसा उनके सामने, चाहे उनको पसंद आए या ना आए, लेकिन अपनी अपनी भारतीय संस्कृति को उन्होंने रिप्रेजेंट किया बहुत ही सम्मानपूर्वक और गौरवान्वित होकर, गर्व के साथ। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मतलब कुछ अपने आप को नीचा समझ के किया हो, नहीं, वो गर्व के साथ आँख में आँख डालकर उन्होंने बात की, और अपनी हर चीज़ को इतने अच्छे से खूबसूरती से जो दिखाया है ना, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। हालांकि बोल रहे हैं कि लोग अरे इतना खर्चा कर दिया, लेकिन नहीं, ये देश की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम अपने देश की वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो लोग हमारा सम्मान नहीं करेंगे, लोग हमारे देश को, लोग हमारे देश की पावर को जानते हैं, क्योंकि यूथ, सबसे ज़्यादा यूथ हमारे देश में है, और सबसे ज़्यादा अच्छी मार्केट हमारे यहाँ पे है। सबके यहाँ अभी रूस और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, विश्व में आर्थिक मंदी है, लेकिन हमारे यहाँ पर अभी मंदी का ऐसा कुछ नहीं है। सबसे अच्छी रेट जो ग्रोथ हो रही है हमारे इंडिया की हो रही है, विश्व की कंपेयर में देखी जाए तो ये है हम नरेंद्र मोदी के बारे में, जो सोशल इन्फ्लुएंसर से लेकर रिस्क टेकर लीडर, असंतुलन में संतुलन स्थापित करने वाले लीडर, मित्रवत लीडर, और ये एक दूसरे की मन की बात को जानकर अपनी अपनी बात बना लेना, इनमें बहुत बखूबी आता है। तो ऐसे देश जो हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, इसलिए इनकी लोकप्रियता बढ़ी है और लोकप्रियता बनी है और लोकप्रियता रही भी है। जो पहले भी थी, जिस लेवल पे थे वहाँ थी, अभी जो लेवल बढ़ा उनका वहाँ भी थी, और आज जिस लेवल पर है वहाँ भी इनकी लोकप्रियता है। जैसे इनका पद बढ़ता जा रहा है वैसे इनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। होप सो एक दिन भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं, ये इनमें ये क्षमता है। तो होप सो भारत, हम भी चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने, इनके नेतृत्व बने, वो गॉड के ऊपर है। तो आज की ये वीडियो थी नरेंद्र मोदी जी